तो ये 420 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये सफा तौर पे इस ऑफेंस पे लगते हैं। तो आपको अपनी कंप्लेंट इस तरह से लिखनी है जिस तरह से कि जो 420 के इंग्रेडिएंट्स है वो सामने आए, और आपकी कंप्लेंट में यही बात का ध्यान रखना है कि उसकी इंटेंशन आपको चीट करने की एट द इनिशियल स्टेज थी। पुलिस थाने में अगर आपकी कंप्लेंट पे एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई तो आप कंसर्न डीसीपी या बाकी स्टेट्स में जहां जो एसपी का दफ्तर होता है आप वहां जाकर के अपनी रिप्रेजेंटेशन देंगे कि आपने फलाने फलाने थाने में कंप्लेंट दी है धोखाधड़ी की 420 की या फोर्जरी की, और उस पे अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो वो रिप्रेजेंटेशन उनको देने पे डीसीपी या एसपी उनसे अपने थाने से रिपोर्ट मंगवाते हैं। आपकी कंप्लेंट सेक्शन 200 सीआरपीसी में जाती है जिसमें आप अपनी जो पुलिस में कंप्लेंट करी है वो अनेक्शन लगाएंगे, जो डीसीपी या एसपी को आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है उसको साथ लगाएंगे, और जो और कोई साक्ष्य आपके साथ होंगे आपके पास है, अगर उसमें कोई लेटर ऑफ अलॉटमेंट है या कोई अन्य और कागज है या आपके बैंक स्टेटमेंट है कि आपने बैंक में से पैसा निकाल करके उसको दिया है या बैंक ट्रांसफर किया है, ऑनलाइन ट्रांसफर किया है, आरटीजीएस किया है, तो किसी भी रूप से अगर आपने ट्रांसफर किया है पैसा या कैश दिया है और बैंक में से निकाल करके कैश दिया है, तो ये सारे साक्ष्य आप उस कंप्लेंट में लगाएंगे। तो विक्टिम एक नहीं होता है, कई विक्टिम सामने आ जाते हैं, और अगर आप उन विक्टिम्स को कोर्ट में लेकर के आते हैं तो कोर्ट का रवैया डिफरेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि 420 के ऑफेंस में जहां बहुत सारे लोगों को उन्होंने चीट किया हुआ होता है तो आप उन्हें बेल नहीं देंगे। नमस्कार, लीगल रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विप्लव अवस्थी। justnyay.com एक ऐसा ऑनलाइन लीगल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बड़े वकीलों से लगातार सलाह ले रहे हैं और लगातार हमको justnyay.com के थ्रू संपर्क कर रहे हैं और आपको सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं। इसलिए लगातार justnyay.com के थ्रू अपने मामले में कानूनी राय लेते रहें। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं एक दर्शक के प्रश्न से जिन्होंने हमको ये भेजा कि साहब हमारे साथ एक तरह की फोर्जरी चीटिंग हो गई। एक व्यक्ति जो कि अपने आप को कथित तौर पर डीडीए का एक अधिकारी कहता था, उसने कहा कि डीडीए का एक फ्लैट आपको 50 लाख की कीमत में मिल जाएगा, जबकि एक्चुअल उसकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर थी। उसने अपनी एक पर्सोनेशन करके और एक धोखाधड़ी का एनवायरनमेंट क्रिएट करके हमारे दर्शक से करीब 13 लाख रुपए लूट लिया। अब हमारे दर्शक ने हमारे लगातार संपर्क किया और कहा कि इस मामले में हम क्या करें, हमारे पास क्या कानूनी विकल्प हैं, जबकि पैसे का जो ट्रांजिशन है वो तो 13 लाख कैश में हुआ है। तो इसलिए आज बातचीत करने के लिए हम आ गए हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर कि आखिर इस तरह की चीटिंग, फ्रॉड, धोखाधड़ी हो तब आप क्या करें, कैसे एफआईआर दर्ज कराएं। तो हमारे साथ जाने माने क्रिमिनल लॉयर विकास गुप्ता जी जुड़ गए हैं। करीब 3 दशक का बड़ा आपका अनुभव है दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत का। क्रिमिनल लॉ के बेहतर जानकार माने जाते हैं, साइबर लॉ में भी आपने लगातार बड़े केसेस किए हैं। तो विकास सर, आपने सुना कि जो हमारे दर्शक हमें देखने वाले हैं लीगल रिपोर्टर के माध्यम से, उन्होंने हमें ये क्वायरी भेजी कि इस तरह का फ्रॉड हो गया है। विकास सर, सबसे पहले बताएं कि इस तरह की धोखाधड़ी के मामले में क्या स्टेप लेने चाहिए। विप्लव, सबसे पहले इनिशिएट करने के लिए आपको एक सबसे पहले बिना देरी के, बिना विलंब के आपको एक पुलिस कंप्लेन अपने जो थाना है, आपका नियरेस्ट थाना है जिस जुरिस्डिक्शन में ये आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, आपको सबसे पहली अपनी कंप्लेंट उसमें देनी चाहिए। आमतौर पे मैं इसमें थोड़ा सा आगे विस्तार से इसलिए भी बताना चाहूंगा कि पुलिस आमतौर पे इसको एक सिविल केस की तरह से बंद करना चाहती है और इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहती है, क्योंकि पुलिस पे दबाव भी रहता है, दबाव इसका काम का रहता है, और बाकी और मुकदमों का जो बॉडीली ऑफेंसेस हैं और जो और ऑफेंसेस हैं थाने में, तो वो थाने में अपनी नंबर ऑफ एफआईआर भी ज्यादा नहीं ले जाना चाहते हैं, और प्रेशर होने की वजह से वो और नई एफआईआर लिखना नहीं चाहते। लेकिन आपको निरंतर अपने पहले प्रथम सूचना, आपको जिसको एफआईआर कहते हैं, उसकी कंप्लेंट आपको पुलिस थाने में देनी है। अगर 2 हफ्ते के अंदर पुलिस आप पे इस पे कार्रवाई नहीं करती, एफआईआर रजिस्टर नहीं करती, तो आप अपने निकटतम जो आपका डीसीपी लगता है उसको आप दीजिए, और अगर वहां नहीं होता तो आपको न्यायिक प्रक्रिया है
तो 156(3) की आप कंप्लेंट लगा करके एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है विकास सर, हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे शुरू करेंगे। आपने कहा एफआईआर, तो मुझे ये बताइए एफआईआर के क्या कंटेंट होने चाहिए, एफआईआर में किन चीजों को हमको डालने की जरूरत है, और तीसरा एफआईआर आपने कंप्लेंट तो बना, एफआईआर के कंटेंट तो बना लिए, लेकिन वो क्या कंटेंट होंगे जिसके आधार पर पुलिस को हार्श से हार्श एफआईआर लिखने में मदद होगी, वो आप शुरुआत में पहले बताइए। देखिए, अगर आपके साथ जिस तरह से आपने एक एग्जांपल लिया कि आपके एक श्रोता के साथ धोखाधड़ी हुई डीडीए की मामले में, तो उसने आपको प्रलोभन दिया। सबसे पहली बात तो जो 50 लाख का 1 करोड़ रुपए का फ्लैट आपको 50 लाख रुपए में देने को कहा, आपको उसकी इंटेंशन इनिशियल स्टेज से ही आपको चीटिंग करने की थी। तो ये 420 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सफा तौर पे इस ऑफेंस पे लगते हैं। तो आपको अपनी कंप्लेंट इस तरह से लिखनी है जिस तरह से कि जो 420 के इंग्रेडिएंट्स हैं वो सामने आए, और आपकी कंप्लेंट में यही बात का ध्यान रखना है कि उसकी इंटेंशन आपको चीट करने की एट द इनिशियल स्टेज थी, तभी आपने उसको वो प्रॉपर्टी हवाले करी जो 13 लाख रुपए आपने उसको दिए। तो आपको जो इंग्रेडिएंट्स हैं 420 के, वो अपनी कंप्लेंट में लिखने हैं, जिससे कि पुलिस वाले को आसानी हो एफआईआर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। आपने 420 का कंटेंट कहा, जनरली हम देखते हैं 406, 420, 467, 68 इस मुकदमे को बनाने के लिए हार से हार, जिससे कि अक्यूज जो आरोपी है वो कब्जे में आए, उसके लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से आपने विप्लव ये बताया, तो इसमें 406 का मुकदमा नहीं बनता, क्योंकि इंटरेस्टमेंट नहीं है, ये चीटिंग का ही है जो, और 406 3 साल तक की पनिशमेंट है, 420 में 7 साल तक की पनिशमेंट है। ये क्लियर कट धोखाधड़ी का मामला है। आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी इंटरेस्ट नहीं करी है उसको, उसने आपको एक प्रलोभन दिया, इनिशियल स्टेज से ही वो आपको चीट करने की उसकी मंशा थी, और तभी उसी मंशा के आधार पर आपने उसको प्रॉपर्टी दी जो 13 लाख रुपए थे। इसमें फोर्जरी का एलिमेंट शुरुआती दौर में विप्लव नहीं आएगा, क्योंकि उसने कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिया। अगर साथ में वो कोई डॉक्यूमेंट आपको देता कि जिसमें लिखा हुआ होता वो कि मैं 50 ये वाला फ्लैट आपको दे रहा हूँ, या डीडीए से मैं अलॉट करा दूंगा, अगर ऐसा कोई दस्तावेज वो आपको देता तो फोर्जरी का भी ऑफेंस बनता। लेकिन अगर उसने कोई कागज आपको दस्तावेज नहीं दिया है तो फिर फोर्जरी का एलिमेंट नहीं बनेगा। यानी कि अगर वो फर्जी तरीके से कुछ फ्लैट्स की तस्वीरें, झूठी तस्वीरें बनाकर उसको खींच के कहता कि साहब ये सस्ता फ्लैट आपको हम दे रहे हैं, और वो डॉक्यूमेंट अगर आप पुलिस के सामने प्रोड्यूस करें तो वो अंडर फोर्जरी आ जाएगा, ये कह रहे हैं आप? एग्जैक्टली। फोटो नहीं, अगर कोई डॉक्यूमेंट होता कि वो अलॉटमेंट लेटर आपको दिखाता कि जी आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए, मैं आपको अलॉटमेंट लेटर, जो ये अलॉटमेंट लेटर है, और वो अगर डीडीए का अलॉटमेंट लेटर देता, तब वो फोर्जरी का एलिमेंट आ जाता, क्योंकि वो डीडीए के बिहाफ पे साइन करके आपको दे रहा है, तो वो फोर्जरी के एलिमेंट्स उसमें आते, इंग्रेडिएंट्स आते, तो वो चीटिंग के साथ साथ एक फोर्जरी का भी ऑफेंस हो जाता। ठीक है, चलिए मान चले कि एफआईआर आपने कंटेंट बना के, बेहतर कंटेंट आपने जैसी सलाह दी उसके हिसाब से उसने बनाकर दे दी, और पुलिस ने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के नाम पर पुलिस लगातार आपको दौड़ा रही है थाने से थाने, महीनों हो गए उसने एफआईआर नहीं दर्ज करी है। अब इस स्थिति में एक्यूज खुला घूम रहा है, आपका पैसा भी चला गया है। अब आप मुझे ये बताइए कि एफआईआर अगर पुलिस नहीं दर्ज कर रही है तब अगला स्टेप क्या होगा? विप्लव, अगर आप देखेंगे कि अगर पुलिस थाने में अगर आपकी कंप्लेंट पे एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, तो आप कंसर्न डीसीपी या बाकी स्टेट्स में जहां जो एसपी का दफ्तर होता है, आप वहां जाकर के अपनी रिप्रेजेंटेशन देंगे कि आपने फलाने थाने में कंप्लेंट दी है धोखाधड़ी की, 420 की या फोर्जरी की, और उस पे अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो वो रिप्रेजेंटेशन उनको देने पे डीसीपी या एसपी उनसे अपने थाने से रिपोर्ट मंगवाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बनता है। ठीक है। अब पुलिस आपने बड़े अधिकारियों को दे दी, लेकिन साहब अब पुलिस अधिकारी भी चुपचाप बैठे हैं, उन्होंने एसएचओ को दिया, एसएचओ ने किनारे रख दिया है। अब जब नंबर आता है कि फिर क्या विकल्प है, तो मुझे लगता है शायद अदालत का विकल्प बनेगा 156(3) सीआरपीसी। वो थोड़ा सा पूरी प्रक्रिया बता दीजिए, और उसके 156(3) दाखिल करने से पहले आपको क्या क्या इंतजाम करने पड़ेंगे? जी देखिए, आप एक कंप्लेंट फाइल करेंगे 200 में, और 156(3) का डायरेक्शन मांगते हैं।
156(3) की कोई पिटिशन नहीं होती। आपकी कंप्लेंट सेक्शन 200 सीआरपीसी में जाती है, जिसमें आप अपनी जो पुलिस में कंप्लेंट करी है वो अनेक्शर लगाएंगे, जो डीसीपी या एसपी को आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है उसको साथ लगाएंगे, और जो और कोई साक्ष्य आपके साथ होंगे आपके पास है, अगर उसमें कोई लेटर ऑफ अलॉटमेंट है या कोई अन्य और कागज है, या आपके बैंक स्टेटमेंट है कि आपने बैंक में से पैसा निकाल करके उसको दिया है, या बैंक ट्रांसफर किया है, ऑनलाइन ट्रांसफर किया है, आरटीजीएस किया है, तो किसी भी रूप से अगर आपने ट्रांसफर किया है पैसा या कैश दिया है और बैंक में से निकाल करके कैश दिया है, तो ये सारे साक्ष्य आप उस कंप्लेंट में लगाएंगे। उसमें आप डायरेक्शन मांग रहे हैं 156(3) में। मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो पुलिस ऑफिसर को, थाने को डायरेक्शन दे कि आप इस कंप्लेंट पे एफआईआर रजिस्टर करिए और इन्वेस्टिगेशन करिए। ठीक है, कोर्ट क्या ये पूछता है कि आप सक्षम अधिकारियों के यहाँ पहले गए हैं नहीं गए, उसके सबके भी प्रमाण लगाने होते हैं सर? हाँ बिल्कुल विप्लव, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपको कंप्लेंट भी लगानी होगी और जो रिप्रेजेंटेशन डीसीपी और एसपी के ऑफिस में आपने दिया है वो भी साथ में लगाना होगा, तभी आप कोर्ट में आ सकते हैं। ये आप रेमेडीज, पुलिस थाना, डीसीपी, एसपी को रिप्रेजेंटेशन, ये सब आपको एग्जॉस्ट करनी होगी रेमेडीज, तभी आप 200 की कंप्लेंट 156(3) के डायरेक्शन में आ पाएंगे। ठीक है, आपने 420, 419, 419, 420 में अगर एफआईआर मान के चलें कि पुलिस ने दर्ज भी कर दी है, अब वो व्यक्ति जाता है बेल लेने उस एफआईआर के आधार पर, तो चूंकि 7 साल तक की सजा का प्रावधान है 420 में, इसलिए उसकी अरेस्ट तो होगी नहीं। तो एक कह सकते हैं अगर अरेस्ट नहीं होगी तो वो व्यक्ति जिसने धोखाधड़ी करके पैसा ले लिया है तो वो तो डरेगा नहीं, जेल जाने से तो तब भी डरता। अब इस स्थिति में जब वो बेल लेने जाता है तो क्या कंप्लेनेंट को बेल का पुरजोर विरोध करना चाहिए और क्या उसका प्रोसेस है, तरीका? देखिए विप्लव, ऐसा नहीं है कि उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये मुझे लगता है ये मिसनॉमर है जो एक तमाम जनता में फैला हुआ भ्रम है कि उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। मैं थोड़ी सी इसकी कानूनी प्रक्रिया आपको समझा दूं कि जहां ऑफेंस 7 साल तक का है, अनीश कुमार की जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की है वो ये कहती है कि आपको 41A का नोटिस देना है। वो कहीं ये नहीं कहती कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते, वो ये कहती है कि आप पहले 41A का नोटिस दीजिए, अक्यूज का स्टेटमेंट लीजिए, और फिर एक्सेप्शनल केसेस में देखिए कि क्या इज देयर अ लाइक्लीहुड कि वो इस ऑफेंस को दोबारा कमिट कर सकता है, क्या वो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्या वो विक्टिम को डरा सकता है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति उठती है तो पुलिस ऑफिसर ये रीजंस रिकॉर्ड करके 7 साल तक की पनिशमेंट वाले ऑफेंस में भी अरेस्ट कर सकता है। दूसरी बात, अगर ये ऐसे ऑफेंस में जहां हमने देखा है कि डीडीए के नाम पे धोखाधड़ी हो रही है तो विक्टिम एक नहीं होता है, कई विक्टिम सामने आ जाते हैं, और अगर आप उन विक्टिम्स को कोर्ट में लेकर के आते हैं तो कोर्ट का रवैया डिफरेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि 420 के ऑफेंस में जहां बहुत सारे लोगों को उन्होंने चीट किया हुआ होता है तो आप उन्हें बेल नहीं देंगे। इकोनॉमिक ऑफेंसेस को भी कोर्ट उतनी ही गंभीरता से लेता है जो और बाकी ऑफेंसेस को लेता है। तो ये कह देना कि 420 का ऑफेंस है, 7 साल तक की सजा है और अरेस्ट नहीं होगा, मुझे लगता है ये भ्रम आपके श्रोताओं के दिमाग में से हट जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपने क्लियर किया। आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि इस परिस्थितियों में पुलिस का साहब रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो दबाव के कारण, चाहे इन्फ्लुएंस के कारण, और बहुत बार देखा गया पैसे के कारण भी ये पुलिस प्रभावित हो जाती है। अगर पुलिस अपनी जांच को सही दिशा में नहीं ले जा रही तब उसके लिए क्या विकल्प होंगे विकास सर, वो बताइए। देखिए, आप 156(3) में आए हुए हैं, अगर पुलिस अपनी जांच को सही दिशा में नहीं ले जा रही तो आप मैजिस्ट्रेट के सामने अगर फिर से दोबारा से एप्लीकेशन लगा करके अपने तथ्यों को सामने लेके आ सकते हैं और उनको डायरेक्शन दिया जा सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन में अगर सपोज फोर्जरी के एलिमेंट को वो नहीं देख रहे हैं तो मैजिस्ट्रेट उनको दिशा निर्देश कर सकते हैं कि आप इस एंगल को भी इन्वेस्टिगेट करिए। यानी कि अदालत का एंगल, अदालत से आप बिल्कुल डायरेक्शन ले सकते हैं पुलिस को लेके कि पुलिस इस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन अगर डे टू डे अफेयर में कंप्लेनेंट को आईओ नहीं बता रहा है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन, आपने केस दर्ज कराया, उसका एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना और उसको जांच करनी है, अगर वो जांच की दिशा ठीक नहीं ले जा रहा है
तो विकास सर का सबमिशन ये है कि आप अदालत जा सकते हैं। लेकिन सर अगर बाय द वे आईओ ही कंप्लेनेंट को बहुत सी बातें नहीं शेयर कर रहा है या इंक्वायरी के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं बता रहा है, तो कंप्लेनेंट का क्या राइट होता है सर? नहीं, देखिए, आप कंप्लेनेंट, वही मैंने आपको बताया 156(3) में ही वो स्टेटस रिपोर्ट को मंगवा सकते हैं कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में गई है और कितनी इन्वेस्टिगेशन आपने कर ली है। करेक्ट। तो यानी कंप्लेनेंट का एक बड़ा राइट होता है। मुझे सर ये बताइए, अब जो मैं अंतिम की तरफ जा रहा हूं, जो इसमें सब में सबसे बड़ी चीज है वो जो 13 लाख रुपए है जो चला गया है, उसकी रिकवरी का क्या है? ये तो 419 420 हो गया और 7 साल तक की सजा का प्रावधान हो गया, वो तो एक समय लगेगा, लेकिन इस पैसे की रिकवरी का क्या होगा सर? देखिए, एट द आउटसेट विप्लव भाई, मैं आपको एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि क्रिमिनल कोर्ट कोई कोर्ट ऑफ रिकवरी नहीं है। हाँ। सबसे पहली बात, आपको रिकवरी सूट फाइल करना पड़ेगा अपने पैसे के लिए। लेकिन इसमें एक बात जो सामने देखने में आई है, जब पुलिस का दबाव पड़ता है इन्वेस्टिगेशन में, तो अमूमन अक्यूज आता है कोर्ट में और कहता है कि मैं इस मामले में सेटलमेंट करना चाहता हूं, मैं कंप्लेनेंट के जो पैसे लिए हैं उसे लौटाना चाहता हूं। मतलब विकास सर, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इस मुकदमे की किसी भी स्थिति में अदालत एफआईआर हो गई, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हो सकता है कि उस गिरफ्तार किया हो या ना किया हो, किसी भी स्थिति में कंपाउंडेबल हो सकता है, यानी कि दोनों पक्ष अगर सहमत हो तो सेटलमेंट हो सकता है, ये कह रहे हैं आप? ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ओह ग्रेट। ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है जो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही कंपाउंड हो सकता है। और अगर जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं वो 482 में आप क्वॉशिंग लगाते हैं, हाई कोर्ट के पास पावर होती है उन्हें उस एफआईआर को क्वॉश करने के लिए। तो अमूमन मैं यही आपको कहना चाह रहा हूं कि जब पुलिस का दबाव बढ़ता है इन्वेस्टिगेशन में, तो अमूमन कई बारी अक्यूज सामने आता है और कहता है कि मैं कंप्लेनेंट के पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन इस बात को, ये बात भी समझना आपके श्रोताओं को बहुत जरूरी है कि क्रिमिनल कोर्ट अपने आप में कोर्ट ऑफ रिकवरी नहीं है। अगर अक्यूज आपके पैसे लौटा नहीं रहा है तो आपको साइमल्टेनियसली आपको रिकवरी सूट डालना है। बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू ईच अदर। क्रिमिनल कोर्ट अपना काम करेगी और सिविल कोर्ट अपना काम करेगी, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो अगर बाय द वे उसने वो पैसा 13 लाख रुपए जो आया था वो साइफन ऑफ कर दिया, कहीं लगा दिया, कहीं भेज दिया, किसी को दे दिया, अब इस स्थिति में रिकवरी मतलब किस तरह होगी, थोड़ा सा संक्षेप में? देखिए, उसकी रिकवरी के लिए आपको सिविल सूट ही फाइल करना पड़ेगा, आपको सिविल जज के पास जाना पड़ेगा, आपको एक रिकवरी सूट फाइल करना पड़ेगा और अपना एविडेंस लीड करके आप अगर ये एस्टैब्लिश कर पाएंगे कि आपको इस अक्यूज से पैसे लेने हैं तो ही कोर्ट आपके फेवर में डिक्री करेगी। ठीक है। क्रिमिनल कोर्ट को आप कोर्ट ऑफ रिकवरी नहीं बना सकते। करेक्ट। यानी कि दो तरह से एक क्रिमिनल कोर्ट काम करेगा जिसमें उसने धोखाधड़ी से आपके साथ पैसा ले लिया, दूसरा रिकवरी कोर्ट काम करेगा जहां आपका पैसा फंस गया। जैसा हमारे दर्शक ने कहा, हमने 13 लाख रुपए दे दिया, अब वो पैसा देने को तैयार नहीं है, तो हमने पुलिस में कंप्लेन कर दी है, लेकिन हमारा पैसा कैसे मिलेगा? और ये पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में सर कितना समय टेंटेटिव लग जाता है इसको पूरा करने में? देखिए विप्लव, अगर पुलिस जो धोखाधड़ी का केस है उसमें अगर चार्जशीट फाइल करती है और आप अगर आपका प्रोसिक्यूशन का एविडेंस होता है, उसमें क्रॉस है, फिर डिफेंस का है, तो आप अमूमन सोचो कि 4 साल तो इस केस में लगेंगे ही लगेंगे। और रिकवरी सूट है, सिविल जज के पास जाएगा तो 2 से 3 साल का समय आप मान के चलिए। ठीक है। इस बीच सर एक और इसी में जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि क्या कंप्लेनेंट जो पैसा लगाता है लिटिगेशन में इस दौरान, यानी कि प्राइवेट वकील को खड़ा करेगा, उस मेहनत करेगा, आए जाएगा, क्या अदालतें उस पैसे के साथ ये जो लिटिगेशन का खर्चा हुआ है वो भी दिलाती हैं कि नहीं दिलाती? देखिए, आपने देखा होगा कि कोर्ट कॉम्पनसेशन भी देती है, फाइन भी लगाती है अक्यूज पे टू बी पेबल टू दी कंप्लेनेंट। और अगर कंप्लेनेंट चाहे तो वो अपना वकील ना लेकर के लीगल एड से भी वकील ले सकता है। तो उसका तो वैसे भी प्रोसिक्यूशन ही वकील है, तो वो चाहे तो अपने वकील को ना भी रखे जो कंप्लेनेंट है।
क्योंकि उसके लिए तो प्रोसिक्यूशन। लेकिन अगर रख लेगा तो ज्यादा बेहतर मदद हो सकेगी, क्योंकि वो अपनी बात रख पाएगा कोर्ट के सामने। तो जिस समय सेटलमेंट हो रहा है वो ये शर्त रख सकता है कि लिटिगेशन में हमें वकील खड़ा करने में साहब हमारा मोटा मोटा लाख रुपए खर्चा हो गया 4 साल में, वो आप दीजिए इसमें। करेक्ट है ना सर? हाँ बिल्कुल, वो अक्यूज से ये मांग कर सकता है। और जो सेटलमेंट डीड बनती है, जो कोर्ट में रखी जाती है कि कंपाउंडेबल ऑफेंस के सामने की लगाई जाती है, वो सेटलमेंट डीड, उसमें वो जरूर उस पैसे को अक्यूज से ले सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर। आपने कैसे धोखाधड़ी जैसे मामले में जो हमारे दर्शक ने हमसे सवाल पूछा था उसको कितनी बेहतर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि एफआईआर के कंटेंट क्या होने चाहिए, कोर्ट आप कैसे जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर काम नहीं कर रही, आईओ काम नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, अदालत में कैसे निर्णय लेंगे और पैसे की रिकवरी कैसे करेंगे। ये 4-6 प्रमुख पॉइंट आपने बताए। लगातार इस वीडियो के नीचे हमारा ईमेल और एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, फिर भी विकास गुप्ता सर जो एक रिनाउंड क्रिमिनल लॉयर हैं, फिर भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो उनसे पूछ सकते हैं और वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने प्रश्नों को दे सकते हैं। हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि विकास गुप्ता सर इससे स्वयं जवाब दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।